नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी कॉपी पेंसिल लिए आज की कक्षा का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा आज के पाठ का शीर्षक है जूलिया। हमारा आज का पाठ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मंजरी का अध्याय संख्या 7 है। इस पाठ के लेखक हैं श्री अंतोन चेखव जी। इनका जन्म 17 जनवरी सन 1860 ईस्वी को तैगानराग, रूस में हुआ। ये एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखित नाटकों की विषय वस्तु में समाज में अन्याय, अपमान और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध की चेतना समाहित है। हमारी आज की एकांकी उनकी रूसी कहानी अ निनकम्पोप का हिंदी नाट्य रूपांतरण है। इसका रूपांतरण श्री सत्येंद्र सरत जी द्वारा किया गया है। तो चलते हैं अपनी पाठ की ओर, जानते हैं कि आज के पाठ में हमारे लिए क्या है। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ एक एकांकी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी एक नाट्य विधा है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी गद्यात्मक या पद्यात्मक दोनों हो सकते हैं। एकांकी में एक कथा होती है और कुछ पात्र होते हैं जिनके मध्य संवाद के माध्यम से कोई कहानी कही जाती है या कोई संदेश दिया जाता है। यानी संवाद शैली में प्रस्तुतिकरण इसकी प्रमुख विशेषता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य है और एकांकी का एक उद्देश्य भी होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी पाठ की ओर। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक भोली भाली सेविका जूलिया की मार्मिक विवशता का सजीव चित्रण किया है और इसके साथ ही शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी दिया है। पाठ पर नजर डालकर देखते हैं कि किस प्रकार गृह स्वामी अपनी सेविका जूलिया की गैर हाजिरी और लापरवाही और तरह तरह के कारण बताकर उसकी तनख्वाह में कटौती कर लेता है। गृह स्वामी जूलिया से कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। जितना मैं तुम्हें जान पाया हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम अपनी तनख्वाह खुद तो मांगोगी नहीं, लेकिन तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देना चाहता हूँ। तो जूलिया, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल प्रति माह के हिसाब से तय हुई है ना। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं रूबल क्या है। रूबल एक रूसी मुद्रा है। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा पैसे या धन को कहते हैं। यह एक विनिमय का माध्यम है जिससे हम अपने दैनिक जीवन में क्रय विक्रय करते हैं या फिर लेन देन करते हैं। मुद्रा में सिक्के और कागज के नोट दोनों ही आते हैं। आमतौर पर किसी भी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा को उस देश की सरकारी व्यवस्था के द्वारा बनाया जाता है या जारी किया जाता है। भारत की मुद्रा क्या है बच्चों? भारत की मुद्रा रुपया और पैसा है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया और पैसा है, उसी तरह अन्य देशों की भी मुद्रा रुपया और पैसा है। पहले देखते हैं भारत की मुद्रा। बच्चों, आपने 10 रुपए का नोट तो जरूर देखा होगा। इसके साथ ही आपने 100, 50, 20, 200, 500 और 2000 ये सभी नोट देखे होंगे। तो आप क्या करेंगे? आप इन सभी नोटों को देखेंगे और जानेंगे कि इन सभी नोटों में मतलब तरह तरह के जो अलग अलग मूल्य के जो नोट हैं उनमें आपस में क्या क्या अंतर है। यानी उनका रंग कैसा है, उनका आकार कैसा है और उनका डिजाइन कैसा है, उनकी अगली और पिछली तरफ पे कौन कौन सी तस्वीरें छपी हैं और उन तस्वीरों का क्या महत्व है। तो आप ये देखेंगे और जानेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे भारत की मुद्रा रुपया और पैसा है, उसी तरह अन्य देशों की भी मुद्राओं के अलग अलग नाम हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं किस देश की कौन सी मुद्रा है। कुछ देशों की मुद्रा के नाम। अभी हमने रूबल पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि रूबल क्या है? एक रूसी मुद्रा है। उसी तरह अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। जापानी मुद्रा को येन कहते हैं और बांग्लादेशी मुद्रा टका कहलाती है। चीनी मुद्रा का नाम युआन है और पाकिस्तानी मुद्रा
पाकिस्तानी रुपया है। तो अभी हमने जाना अन्य देशों की मुद्रा के बारे में भी और मुद्रा क्या होती है उसके बारे में भी। आगे हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि गृह स्वामी क्या कहता है। गृह स्वामी कहता है कि जूलिया, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल प्रति माह के हिसाब से तय हुई है ना। जूलिया कहती है, नहीं मालिक, 40 रूबल प्रति माह। गृह स्वामी कहते हैं, अरे क्या बात कर रही हो, मैं सब कुछ अपनी डायरी में नोट रखता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल प्रति माह ही तय हुई है। मैं बच्चों की देखभाल करने वाली और उनको पढ़ाने वाली हर सेविका को 30 रूबल प्रति माह ही देता हूँ। तुमसे पहले हमारे यहाँ जो काम करती थी, मैं उसको भी 30 रूबल प्रति माह ही देता था। तो जूलिया, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 माह हो गए हैं ना। जूलिया कहती है, जी नहीं मालिक, 2 माह 5 दिन। गृह स्वामी कहते हैं, अरे नहीं, क्या बात कर रही हो, देखो मैंने अपनी डायरी में नोट करके रखा है, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए ठीक 2 माह ही हुए हैं। तो 2 माह के 30 रूबल प्रति माह के हिसाब से होते हैं 60 रूबल। क्यों, मैंने सही कहा ना। और वह भी तब जब तुमने माह में एक भी छुट्टी ना ली हो। इसी इतवार तुमने एक छुट्टी मनाई थी, तुमने कोई काम नहीं किया, तुम केवल कोल्या को बाहर घुमाने ले गई। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना तो कोई काम नहीं है। तो 2 माह में 9 इतवार और इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, तो कुल तुम्हारी 12 छुट्टियां। इसके अलावा 4 दिन कोल्या बीमार रहा, तुमने केवल वान्या को पढ़ाया। और 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहने की वजह से गृह स्वामिनी ने तुम्हें जल्दी घर भेज दिया। तो तुम्हारी अब तक की टोटल छुट्टियां हो गई 19। तो 19 दिन के 19 रूबल कटते हैं। और हाँ, याद आया, एक दिन तुमने एक कीमती प्लेट और प्याली भी तोड़ी थी। प्याली बहुत ही ज्यादा महंगी थी, लेकिन मेरी किस्मत में तो नुकसान होना ही लिखा है। मैं जिसका भी भला करना चाहता हूँ वह मेरा नुकसान ही करता है। खैर छोड़ो, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य। लेकिन मैं प्याली के केवल 2 रूबल ही काटूंगा। और इधर तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की टहनी से उसकी नई जैकेट फट गई। तो 10 रूबल जैकेट के होते हैं। और देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की नौकरानी वान्या के नए जूते चुरा कर ले गई, तो 5 रूबल जूतों के कटते हैं। जूलिया अपने गृह स्वामी की किसी बात का विरोध नहीं करती है, कहती है, जी हाँ। गृह स्वामी आगे कहते हैं, बताओ, अब तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना और उन्हें पढ़ाना है ना। अगर तुम अपने काम में लापरवाही बरतोगी, अपना काम ढंग से नहीं करोगी, तो तुम्हारे पैसे कटेंगे कि नहीं। जूलिया फिर कुछ नहीं कहती है, कोई विरोध नहीं करती है। गृह स्वामी आगे कहते हैं, अरे हाँ, याद आया, एक दिन मैंने तुम्हें 10 रूबल भी दिए थे। जूलिया बिल्कुल रुआसी होकर अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है कि जी नहीं मालिक, अभी तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। हाँ, एक दिन जरूर गृह स्वामिनी ने मुझे 3 रूबल दिए थे। मालिक एकदम गुस्सा हो जाते हैं और भड़कते हुए कहते, अरे क्या बात कर रही हो, गृह स्वामिनी ने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो अनर्थ हो जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं यह भी अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। तो 3 रूबल तुम्हारे ये। इस तरह से तुम्हारी जो छुट्टियां और तुम्हारे लापरवाही को मिलाते हुए तुम्हारे होते हैं 49 रूबल। अब घटाओ 60 में से 49 रूबल, बचते हैं केवल 11 रूबल। ये लो, तुम अपने 11 रूबल लो, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देता हूँ, अच्छे से संभालो इन्हें, गिन लो। जूलिया कांपते हुए हाथों से अपनी तनख्वाह लेती है और कहती है, जी मालिक, धन्यवाद। धन्यवाद सुनते ही गृह स्वामी गुस्से से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने जूलिया, क्या तुमने धन्यवाद कहा। जूलिया कहती है, जी मालिक। क्यों, तुमने धन्यवाद क्यों कहा। मालिक, जूलिया कहती है, मालिक, क्योंकि मैंने आपसे पहले, आपके यहाँ से पहले जहाँ जहाँ काम किया, उन्होंने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं मालिक। यह बात सुनकर मालिक गुस्से से भर उठते हैं और कहते हैं,
जूलिया, मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया जिससे कि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। जूलिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़पे हैं, तुम्हें ठगा है, लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी तनख्वाह दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या इंसान को भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाना चाहिए कि उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे चुपचाप सहता रहे, कोई विरोध ना करे, सारी जातियां चुपचाप सहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमें खुद को बचाए रखने के लिए इस निर्मम, क्रूर, कठोर और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों से लड़ना होगा, क्योंकि इस संसार में दब्बू और रीढ़हीन व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो बच्चों, यह एकांकी यहीं समाप्त होती है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहते हैं कि हमें अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यदि हम अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अन्याय और शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। तो बच्चों, हमारे पुराने ज़माने में, पुराने समय में भी बहुत तरह की कुप्रथाएं, बुराइयां, कुरीतियां और अंधविश्वास फैले हुए थे जो लोगों के प्रति अन्याय और शोषण को बढ़ावा देते थे। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने इन रीतियों, रिवाजों और कुप्रथाओं का विरोध किया, जिससे कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया और सदियों से चली आ रही इस तरह की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनसे हमें मुक्ति मिली। और ऐसी कुप्रथाएं हमें आजकल देखने के लिए नहीं मिलती हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और अशिक्षा। तो बच्चों, जानते हैं, देखते हैं ऐसे कुछ महान समाज सुधारकों के बारे में। तो बच्चों, स्क्रीन पर कुछ महान समाज सुधारकों की तस्वीर दी गई है। यह पहली तस्वीर है राजा राम मोहन राय जी की। ये हैं महादेव गोविंद रानाडे, ये हैं सर सैयद अहमद खां और ये हैं दयानंद सरस्वती जी। और इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो है और ये है हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चित्र है ज्योतिबा फूले जी का और ये उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी का। बच्चों, आप सभी ये नाम अपनी कार्य पुस्तिका में नोट करेंगे और इन सब के कार्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में संकलित करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हमने एकांकी सुनी, उसकी कहानी सुनी। अब जानते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले गवर्नेंस। गवर्नेंस का अर्थ होता है सेविका, जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देखभाल का काम भी करती है। जैसे कि इस कहानी में जूलिया थी। रूबल के बारे में अभी आपने जाना। रूबल रूस की मुद्रा है। जिस तरह से कि भारत की मुद्रा रुपया पैसा है, उसी तरह रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। भीरू का अर्थ होता है डरपोक। बोदा का अर्थ होता है मोटी अक्ल का। क्रूर का अर्थ है निर्दय या निर्मम, जो कि दयालु नहीं है। निर्मम का अर्थ होता है ममता रहित या कठोर। तो चलो बच्चों, अब हमने कठिन शब्दों के अर्थ जाने। अब करते हैं कुछ भाषा की बात। तो भाषा की बात में शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, हम अपने भावों और विचारों को वाक्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं और वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी सार्थक शब्द के प्रयोग ही वाक्य को अर्थवान बनाते हैं। अगर हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य कोई अर्थ नहीं देगा। तो शब्द जो है वो भाषा की सार्थक इकाई है और इनका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है और केवल सार्थक इकाइयां ही शब्द कहलाती हैं। जैसे वाक्य शब्दों से मिलकर बना है, वैसे ही शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो
वर्ण और वर्णों का ऐसा समूह, ऐसा स्वतंत्र समूह जो कि एक निश्चित अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अभी हमने जाना शब्द, अब हम जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को मुख्य रूप से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो बच्चों, आज के हम अपने पाठ में 2 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा स्रोत के आधार पर। तो पहले अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को फिर से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। ये 5 भागों में अर्थ के आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है, जैसे अलीगढ़, हिमालय, गंगा, जनवरी। ये सभी एकार्थी शब्द हैं, यानी एक अर्थ वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके एक से अधिक यानी अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द भाव और प्रसंग के अनुसार अर्थ देते हैं, जैसे मैंने कहा आम, तो आम एक स्वादिष्ट फल भी है और आम का एक और अर्थ होता है साधारण। जैसे यदि मैं कहूं कि महंगाई की मार सबसे अधिक आम आदमी पर ही पड़ती है, तो यहाँ आम का अर्थ है साधारण, ना कि फल। एक और उदाहरण से समझते हैं, हार। हार का एक अर्थ होता है माला, लेकिन इसके अलावा हार का एक और अर्थ होता है पराजय। यदि मैं कहूं कि पाकिस्तान भारत से मैच हार गया, तो यहाँ हार का अर्थ है पराजय, ना कि माला। उसी तरह लाल, हल, मत, कल और अर्थ, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। अब पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची वे शब्द हैं जो लगभग समान अर्थ देते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, हालांकि इनमें सूक्ष्म भेद होता है, लेकिन साधारणतः इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे हम कहें जल, तो जल का क्या अर्थ है? पानी। हम कहें नीर, तो नीर से हमारा क्या मतलब है? पानी। उसी तरह अंबु और तोय का अर्थ भी पानी है, तो ये सभी पानी के पर्यायवाची हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, धरती। धरती को हम धरा भी कह सकते हैं, पृथ्वी भी कह सकते हैं, भूमि भी कह सकते हैं और वसुंधरा भी कह सकते हैं। अगर हम ये शब्द कहेंगे तो इनका एक ही अर्थ होगा, धरती। तो यानी समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। आपकी सुविधा के लिए बोर्ड पर पेड़, आकाश, मनुष्य, मित्र और सूर्य, इनके पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी का अर्थ होता है समान रूप वाला और भिन्नार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ भिन्न हो या अलग हो। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका रूप या उच्चारण लगभग समान होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अनल और अनिल, इनका उच्चारण लगभग समान है, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग। जैसे अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। एक और उदाहरण देखते हैं, और एक दिशा सूचक शब्द है, जैसे कि हम कहें नदी की ओर या फिर उत्तर की ओर। और का अर्थ होता है तथा। जैसे कि यदि हम कहें राम और श्याम और गंगा और जमुना। उसी तरह अन्य उदाहरण देखते हैं, ग्रह और गृह, जामन और जामुन, मूल्य और मूल, रक्त, रिक्त, हंस, हस, संघ और संघ। ये सभी समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं जिनके उच्चारण तो लगभग समान हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। अब अंतिम विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द जो कि एक शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं या उलटा अर्थ प्रकट करते हैं, वो विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं या
विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे छोटा, छोटा का उल्टा या विपरीत क्या होगा? बड़ा, यानी कि जो छोटा नहीं है तो वो कैसा होगा? बड़ा। उसी तरह दिन रात, आशा निराशा, मित्र शत्रु, चल अचल, हानि लाभ, अपना पराया, न्याय अन्याय, सरल कठिन, स्वर्ग नर्क, धूप छांव, आरंभ अंत, सुगंध दुर्गंध, उतार चढ़ाव आदि विपरीतार्थक या विलोम शब्द के अन्य उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर। स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्दों के 5 वेद हैं। पहला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो सबसे पहले तत्सम शब्द। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने असली रूप में, यानी कि बिना किसी बदलाव के प्रचलित हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रणाम, विद्या, कार्य, कर्ण, सूर्य, वायु, कवि, पुस्तक, गुरु आदि। ये सभी संस्कृत के शब्द हैं जो कि हिंदी में भी उसी रूप में प्रचलित हैं। अब तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। ये मूलतः संस्कृत के शब्द हैं जो कि हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हाथ। हाथ संस्कृत के शब्द हस्त का बदला हुआ रूप है। उसी तरह अन्य उदाहरण देखते हैं। पांव, दूध, दांत, अग्नि, अनजान, कांटा, आम, कर्म और आस। ये सभी तद्भव शब्द के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब देशज शब्द। ये वे शब्द हैं जो ना तो संस्कृत के शब्द हैं, ना ही संस्कृत के शब्दों के परिवर्तित रूप हैं, बल्कि ये देश में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों के शब्द हैं। तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं जो देश की विभिन्न बोलियों से लिए गए हैं। जैसे पगड़ी, खिड़की, चिड़िया, दाल, बेटा, लोटा, झूला आदि। ये सभी शब्द देशज शब्द के कुछ उदाहरण हैं। विदेशज शब्द, जैसा कि नाम से ही समझ पड़ता है, तो ऐसे शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं और हिंदी की तरह ही प्रयोग और प्रचलन में है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो देखते हैं विदेशज शब्द के कुछ उदाहरण। जैसे स्कूल, पेंसिल। इसमें न केवल एक भाषा के बल्कि कई भाषाओं के शब्द जो हैं हिंदी में आकर सम्मिलित हो गए हैं। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक तो अंग्रेजी, क्योंकि हम अंग्रेजी के शब्दों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली आदि अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित हो गए हैं हिंदी में। तो ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो अंग्रेजी के कुछ शब्द देखते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं स्कूल, और स्कूल के साथ साथ हम कहते हैं कॉपी, पेंसिल, रजिस्टर, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, फीस आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द स्क्रीन पर दिए गए हैं और आप खुद निकालेंगे कि आप कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अंग्रेजी के शब्द हैं। अब देखते हैं और भाषाओं के कौन कौन से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अरबी। अरबी के जैसे कि पैजामा, कुर्ता, अदालत और अमीर। उसी तरह फारसी के अलमारी, आमदनी, अफसोस और कमर। तुर्की के शब्द आका, चाबुक, बेगम और लाश, ये तुर्की का शब्द है। और पुर्तगाली के देखो अचार। आप सभी को अचार पसंद है? सभी को होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हिंदी का शब्द नहीं है? नहीं, ये पुर्तगाली का शब्द है। उसी तरह पपीता, काजू, फीता, ये सभी अन्य शब्द हैं जो कि हिंदी में आकर मिल गए हैं, इसलिए ये विदेशज शब्द आते हैं। अब बच्चों, आप शब्दों का वर्गीकरण समझ गए होंगे। अब उस पर आधारित आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। संकर शब्द।
ऐसे शब्द जो हिंदी और किसी अन्य भाषा के शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, दोनों को मिलाकर बना रेलगाड़ी, इसलिए रेलगाड़ी एक संकर शब्द है क्योंकि ये दो भाषाओं के मेल से बना है। उसी तरह टिकट घर। टिकट घर में टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। इसी तरह मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और रेल यात्री आदि संकर शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब आप समझ गए होंगे शब्दों का वर्गीकरण। अब उस पर आधारित आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास कार्य, पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। उत्तर में अंग्रेजी शब्द कौन कौन से दिए हैं, जैसे कि गवर्नेंस, सोफा, नोट, जनवरी, प्लेट, डायरी आदि। इसी प्रकार आप अरबी फारसी शब्द पाठ से स्वयं निकालेंगे। एक हिंट देने के लिए मैंने स्क्रीन पर वो शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन यह कार्य आप स्वयं करेंगे। एक और अभ्यास कार्य, रीड रहित का अर्थ है रीड से हीन। इसका विपरीतार्थक शब्द होगा रीड युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। तो पहला शब्द है प्राण। प्राण में यदि हम रहित लगाएंगे तो होगा प्राण रहित और युक्त लगाएंगे तो होगा प्राण युक्त। उसी तरह धन, बल और यश, ये शब्दों के साथ रहित और युक्त लगाकर ये शब्द आप स्वयं बनाएंगे। एक और अभ्यास कार्य, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अभी हमने विपरीतार्थक शब्द पढ़े थे, जो शब्दों के उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो अन्याय, क्रूर, मूर्ख, दुर्बल और करुण, आप इन सभी के विपरीतार्थक शब्द लिखेंगे। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक और रोचक प्रकरण के साथ। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण एक तरफ तो जहां देश आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हुआ, वहीं अनिश्चितता और विभिन्न कारणों से लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इसी दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है